नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले चौंकाने वाला अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सोशल मीडिया के जरिए नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और मीडिया को लेकर झूठी और बेबुनियाद बातें आना आम बात हो गई है। लेकिन पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ही कटघरे में खड़ा करने की नाकाम कोशिश की गई। चीफ जस्टिस की बेंच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के केस की सुनवाई कर रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ की तस्वीर लगाकर झूठे दावे किए गए। ट्विटर पर सर्कुलेट किए गए मैसेजेस से ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई जैसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। एक दावा तो यह किया गया कि चीफ जस्टिस की वाइफ ममता बनर्जी के पर्सनल फिजिशियन की करीबी रिश्तेदार हैं। दूसरा दावा यह किया गया कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी वाइफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ छुट्टियां मनाने थाईलैंड और मलेशिया गए थे। और इस दावे को सपोर्ट करने के लिए एक फेक तस्वीर भी पोस्ट कर दी गई। चूंकि मामला चीफ जस्टिस से जुड़ा था, मामला गंभीर था, मैंने अपने रिपोर्टर्स और रिसर्च टीम से इन दावों की जांच करवाई। पता चला कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी वाइफ जिंदगी में कभी थाईलैंड नहीं गए। जहां तक मलेशिया का सवाल है तो पता चला कि जस्टिस चंद्रचूड़ 2003 में 21 साल पहले एक कैंसर सर्वाइवर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर गए थे, लेकिन उनकी वाइफ कल्पना ने कभी भी मलेशिया विजिट नहीं किया है। जब से जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया है, यानी 2016 से, वो किसी भी प्राइवेट विजिट पर देश से बाहर नहीं गए और जितने भी फॉरेन विजिट हुए हैं वो सब ऑफिशियल हैं। इसलिए अभिषेक बनर्जी के साथ थाईलैंड या मलेशिया जाने की बात बेबुनियाद है। यह बात भी सरासर झूठ है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की वाइफ ममता बनर्जी के पर्सनल फिजिशियन के रिश्तेदार हैं। लेकिन फेक नैरेटिव फैलाने वालों ने जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में ऐसी झूठी बातें फैलाकर ये जताने की कोशिश की थी कि वो ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को और उनकी फैमिली को फेवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि चीफ जस्टिस के बारे में ट्विटर पर लिखी गई बातें झूठी हैं। ममता बनर्जी की फैमिली के साथ चीफ जस्टिस या उनकी वाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है। बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह फेक नैरेटिव फैलाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन बात बड़ी है। कौन सोच सकता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी झूठ फैलाने की हिम्मत की गई? लेकिन यह कैसे हुआ हमने देखा और यह भी झूठ सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने का यह प्रयास चिंता पैदा करता है। जो बात सफेद झूठ है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंट है, उस बात पर सोशल मीडिया पर झूठ को फैलाकर चीफ जस्टिस को बायस बताने की कोशिश करना एक गंभीर मसला है। और यह कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में यह एक सिलसिला बन गया है। हर इंस्टीट्यूशन को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश, हर रोज किसी न किसी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की कोशिश, क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की कोशिश, यह लगातार हो रहा है। ऐसा करने वालों की हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि ज्यादातर लोग आवाज नहीं उठाते, चुप रह जाते हैं। कभी अपने पद की गरिमा के कारण, कभी शालीनता की वजह से, कभी यह सोचकर कि हम ऐसे लोगों को जवाब देंगे, डिनायल इशू करेंगे तो ऐसे शरारती एलिमेंट्स को और हवा मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी और वो इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सब झूठ फैलाने वालों के खिलाफ, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए, उन्हें एक्सपोज करना ही चाहिए। पुलिस में एफआईआर फाइल करें, कोर्ट में केस करें, पब्लिक स्टैंड लें।
वरना ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। बस जरूरत इस बात की कि ऐसे मामलों में अदालतें जल्दी फैसला करें, 2-4 लोगों पर जुर्माना हो, एक आध को जेल भेजा जाए, तो ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगेगी। वरना सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों की हिम्मत और तादाद दोनों बढ़ती जाएगी। आजकल राजनीति में भी एक पैटर्न चला हुआ है, इंस्टीट्यूशन पर हमला करने का, मीडिया को, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करने का। और जब यह काम देश के बाहर जाकर किया जाता है तो इसकी चर्चा ज्यादा होती है। इसका एक एग्जाम्पल आज ही राहुल गांधी के बयान से मिला। राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं, वहां उन्होंने हमारे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को शक की नजर से देखा। वॉशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनकी नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के फेवर में कराए गए थे। बीजेपी के पास अपार पैसा था, प्रशासन की ताकत थी, चुनाव आयोग का रवैया बीजेपी के फेवर में था, जबकि कांग्रेस के तो अकाउंट ही फ्रीज कर दिए गए थे। अगर इलेक्शन निष्पक्ष होते तो बीजेपी 240 सीटें भी नहीं जीत पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहा कि बीजेपी चुनाव इसलिए जीती क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और सारी एजेंसीज पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन राहुल गांधी से कोई ये पूछे, जब 2014 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पास पैसा था, पावर थी, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसीज कांग्रेस के हाथ में थी, फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? तब नरेंद्र मोदी को बहुमत कैसे मिल गया? क्या उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को फेवर किया था? ये बात बचकानी लगती है। मैं एक और बात आपको याद दिलाता हूं। मैंने 1977 का चुनाव देखा है, 1977। उस वक्त इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता देश की प्रधानमंत्री थी। चुनाव होने से पहले 19 महीने तक देश में इमरजेंसी थी। विरोधी दलों के सारे नेता जेल में थे। सारी एजेंसियां बिना किसी रोक टोक के सरकार के लिए काम कर रही थी। जुडिशरी को डरा कर रखा गया था और मीडिया पर सेंसरशिप थी। इंदिरा गांधी के विरोध में कोई चू भी नहीं कर सकता था। 19 महीने किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। उसके बावजूद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी, जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब क्या है? मतलब यह कि अगर जनता आपके खिलाफ हो तो आपके पास कितनी भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, आप चुनाव नहीं जीत सकते। इमरजेंसी के बाद देश ने सबसे खराब समय 1984 में देखा, जब इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड थे और फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। हजारों सिख भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो पहला और आखिरी वक्त था जब सिख समाज ने ऐसा डर, ऐसा खौफ देखा था। इस घटना को 40 साल हो गए। आज इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में खड़े होकर सिखों को संबोधित किया और कहा वो चाहते हैं कि भारत में सिख बिना किसी डर के पगड़ी पहन सके, कड़ा पहन सके, बिना किसी डर के गुरुद्वारे जा सके। राहुल ने कहा उनका संघर्ष सियासी नहीं है, वो तो हर मजहब के लोगों को बराबरी का हक और बिना किसी डर के अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से जीने की आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name?
Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. राहुल गांधी के इस बयान पर हरदीप पुरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी दुनिया में एक खतरनाक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि सिखों को अपना धर्म मनाने की आजादी नहीं है। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार 1984 में ऐसा हुआ था जब सिखों को पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने में डर लगा था, जब 3000 से ज्यादा बेगुनाह मासूम सिखों को जिंदा जला दिया गया था। राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वाज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट। जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 1984 में ए पोग्राम वाज कैरिड आउट अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। 3000 इनोसेंट पीपल वर किल्ड। People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है। This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों की कड़ी निंदा की। शिवराज चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो नेता विपक्ष बन गए हैं और अगर विदेश जाते हैं तो वहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी राहुल गांधी देश के बाहर जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोह जैसा है। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार-तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करें, बीजेपी की आलोचना करें, ये विपक्ष के नेता के तौर पर उनका अधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विदेश जाकर हमारी संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश राहुल गांधी करें, हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ बोलें, ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बचपना छोड़ना चाहिए। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्हें मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने के बजाय जनता की ताकत को,
पब्लिक के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। वो कब तक इस बात की सफाई देते रहेंगे कि वो तीसरी बार चुनाव क्यों हारे। आज एक बार फिर रेलवे को बदनाम करने की साजिश की खबर आई। आज एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बोल्डर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की खबर आई। पहले कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था। इस बार राजस्थान के अजमेर में गुड्स ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। अजमेर से अहमदाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक पर 70 किलो सीमेंट के 2 बोल्डर करीब 200 मीटर की दूरी पर रखे गए थे। यह घटना सराधना और बांगणग्राम रेलवे स्टेशन के बीच की है। देर रात जब एक मालगाड़ी अहमदाबाद की तरफ जा रही थी तो मालगाड़ी का इंजन पहले रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकराया। मालगाड़ी के इंजन का गार्ड सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन 200 मीटर की दूरी पर ही ट्रैक पर दूसरा सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था। इस बार जब इंजन इस सीमेंट ब्लॉक से टकराया तो गाड़ी रुक गई। लोको पायलट ने रेलवे के अफसरों को इसकी जानकारी दी। रेलवे के लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस को शक है ट्रेन डिरेल करने की साजिश थी। इसमें कई लोग शामिल थे क्योंकि 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक को कोई एक इंसान ट्रैक पर नहीं रख सकता। लेकिन जिस जगह ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे वो इलाका सुनसान है, न आसपास कोई बस्ती है, न सीसीटीवी कैमरे। इसलिए इस साजिश में शामिल लोगों का पता लगाने में दिक्कत आ सकती है। जो प्रथम दृष्टया जो लगा है हमें, कुछ जो रेलवे के ब्लॉक्स थे वहीं पे जो रखे हुए थे उनको उठा के 2 जगह पे ये घटना हुई है। करीब दोनों के बीच लगभग 1 किलोमीटर का एक डिफरेंस है। अभी इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से जो FIR दी गई, और चूंकि ये थोड़ा सुनसान सा इलाका है तो यहाँ पे जो भी हमारे जो टेक्निकल एविडेंस होंगे या जो हमारी जो मैनुअल जो भी एविडेंस हमें मिलेंगे उसके आधार पे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी बात होगी वो निकल के सामने आएगी। यदि कोई साजिश या इस तरह की कोई शरारती तत्व हैं तो इसके लिए हमने एक SIT का भी गठन हमने कर लिया है। वो SIT टीम पूरी, जिसमें सभी लोगों को हमने लिया है पुलिस की तरफ से, और वो हम देख के उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, ये एक बार रेलवे अथॉरिटी से हम और टेक्निकली एक सपोर्ट लेके कि भाई इस तरह की घटनाओं से क्या डिरेल हो सकता है, तो यदि उस चीज़ से डिरेल हो सकता है तो डेफिनेटली इस संबंध में भी पूरी तहकीकात की जाएगी। ठीक इसी तरह कल कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर, बारूद और पेट्रोल बम रखकर बड़ा हादसा करने की साजिश का पता चला था। इस मामले में अब NIA जांच कर रही है। लोकल पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस तरह की हरकत में शाहरुख नाम का एक अपराधी शामिल हो सकता है। कानपुर पुलिस का कहना है कि जिस इलाके की घटना है, शाहरुख उस शिवराजपुर थाने का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। लंबे वक्त से वो फरार है, लेकिन 2 दिन पहले शाहरुख को इस इलाके में देखा गया। वो अपने घर जाने के बजाय यहां वहां घूमता रहा। इसके बाद वो गायब हो गया। इसलिए पुलिस अब शाहरुख को तलाश कर रही है। आज यूपी पुलिस के ADG रेलवे प्रकाश डी ने घटनास्थल का दौरा किया। अब तक हुई जांच को रिव्यू किया। पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और बारूद रखने के मामले की जांच ATS की टीम कर रही है। ADG प्रकाश डी ने कहा कि पुलिस जल्दी ही ट्रेन डिरेल करने की साजिश को बेनकाब कर देगी। जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, ATS, STF, सिविल पुलिस, GRP, RPF, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं। बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। जिस तरह से हर 2-4 दिन में रेल को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है, ये चिंता की बात है। अजमेर और कानपुर के 2 इंसिडेंट से तो 2 बातें बिल्कुल साफ हैं कि एक साजिश थी और इसमें 1 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। देश भर में 1,32,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रेलवे ट्रैक्स हैं
और एक फिगर के मुताबिक देश में 22,000 से ज्यादा ट्रेन हर रोज इन ट्रैक से गुजरती हैं और इनमें यात्री ट्रेनों की संख्या 13,500 के करीब है। कोई भी पुलिस, कोई भी सिस्टम इनकी दिन रात रखवाली नहीं कर सकता। अब तक तो लोको पायलट्स की सूझबूझ से, समझदारी से, एक्सीडेंट होने से हम बच पाए हैं, लेकिन कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए रेलवे और पुलिस के साथ साथ आम नागरिकों को भी अलर्ट रहना होगा। अगर कहीं भी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, रेलवे ट्रैक पर किसी तरह की बाधा दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत समस्तीपुर से शुरू संवाद यात्रा में तेजस्वी बिहार के सभी जिलों में जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज यात्रा के पहले दिन तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के साथ जाकर उनसे भी 2 बार गलती हुई है, अब वो नीतीश कुमार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जेडीयू से अब कभी कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत में सबसे ज्यादा चर्चा रही आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बदले हुए ड्रेस कोड की। पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो हरे गमछे की जगह हरी टोपी पहनकर आएं। इसलिए आज समस्तीपुर के जिस ऑडिटोरियम में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था, वहां पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता हरी टोपी और हरा बैच लगाकर आए थे। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी को गमछे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमाने के हिसाब से बदलना पड़ता है। जब पार्टी का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें आने वाले कार्यकर्ता टोपी पहनकर आए तो अनुशासन भी दिखाई देगा और माहौल भी ठीक बनेगा। बस इसीलिए यह बदलाव किया गया। लेकिन जिसको गमछा अच्छा लगता है वो टोपी के साथ साथ गमछा डालकर भी आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और इसके बाद हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 2 बार लालू जी से मिलने घर आए, गिड़गिड़ाए थे, तब जाकर आरजेडी ने नीतीश का साथ देने का फैसला किया था। तेजस्वी ने कहा इसका वीडियो भी उनके पास है, लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के से समर्थन लेना उनकी गधा पचीसी थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार की हकीकत समझ गए हैं, अब उन पर कोई यकीन नहीं करता। नीतीश का साथ देकर गलती तो आरजेडी से भी हुई, लेकिन अब उनकी पार्टी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। नीतीश कुमार बार बार कई कार्यक्रमों में इस तरह की बात कहते हैं कि 2 बार हमसे गलती हुई आरजेडी को साथ लेकर, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। बार बार वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इधर आते तो भाजपा को लेके गलती कर दी थी। अरे भाजपा से यहाँ आते हैं तो हम लोगों से 1973 से संबंध हो जाता है, वहाँ जाते तो 1995 से संबंध रहता है, उधर जाते हैं तो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। अरे हमारे घर पे ही ना आए थे जब विधायक सब लोग थे, तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग रहे थे मेरी माँ से। वीडियो भी है हमारे पास। सदन में कितनी बार माफ़ी मांगे। कैसे शुरुआत हुई थी? हमारी गधापंती थी कि हम भाजपा के साथ चले गए थे, ये हम बोले हैं? ये बात कौन बोला है? कितनी बार? तो ऑन रिकॉर्ड है ना भाई, इसको आप झुठला नहीं सकते। जो विश्वसनीयता जो है वो नीतीश कुमार जी की खत्म हो गई है। मुंगेरी लाल के सपने जिसको देखने देखें। 9% वोट तो हम लोगों का बढ़ा है, उनका तो घटा है। और 3-4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ बहुत ही क्लोज फाइट रहा है, और पिछले बार से तो हम लोग गेन ही किए हैं भाई। पिछले बार भाजपा को 39 आया, इस बार 30 आया एनडीए को, तो उनका तो प्रभाव जो है कम हुआ है। तेजस्वी को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें नीतीश फोबिया हो गया है, इसलिए वो तेजस्वी के बयानों पर जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी बिहार में कितना भी घूम ले कोई फायदा नहीं होगा, उनका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उड़िए ना, नहीं उनके कहने का यही सब बात का जवाब हम दें। नीतीश कुमार जी एक धुरी है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे। लोकसभा का पूरा
व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं। घूमते रहें, अंत तो गत्वा उनको मिलेगा सुन ही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार यह खबर फैलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, असेंबली इलेक्शन से पहले फिर लालू के साथ आ सकते हैं। इस दावे को सही बताने के लिए लालू और नीतीश की मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो अभी का कहकर सर्कुलेट किया गया। इस फेक न्यूज के बाद नीतीश कुमार ने कल फिर से साफ साफ कह दिया कि आरजेडी के साथ जाकर गलती हो गई, एक बार नहीं 2 बार गलती हुई, लेकिन अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो आज तेजस्वी यादव ने भी अपनी चाल बदली, ये कहना शुरू कर दिया कि नीतीश लालू के पास समर्थन पाने के लिए गिड़गिड़ाए थे, इसलिए उनके साथ चले गए, लेकिन अब उनके लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। असल में बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू साथ नहीं आएंगे, यह तो तय है, लेकिन इन दोनों को एक तीसरा फैक्टर सता रहा है। वो फैक्टर है प्रशांत किशोर का जनसुराज। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ काम किया है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनवाई, उन्होंने बीजेपी के साथ भी काम किया है, वो सबकी नस-नस जानते हैं, इसलिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसी डर ने अब तेजस्वी को यात्रा निकालने और अपने कार्यकर्ताओं से क्लोज डोर मीटिंग करने के लिए विवश किया है। बिहार में तो इलेक्शन अगले साल होने हैं, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है। हरियाणा में बीजेपी ने आज 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में पिछली लिस्ट के एक उम्मीदवार को बदला गया है। कुल मिलाकर हरियाणा के लिए बीजेपी ने अब 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 3 सीटें महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। बड़ी बात यह कि बीजेपी ने हरियाणा में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। फिरोजपुर जिरका सीट से नसीम अहमद और पुंधाना सीट से एजाज खान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल नूह सीट से बीजेपी ने मंत्री संजय सिंह को टिकट दिया है। संजय सिंह पिछली बार सोना सीट से विधायक थे। पिछली लिस्ट की तरह इस लिस्ट में भी काफी सरप्राइजेस हैं। बीजेपी ने 2 मंत्रियों और 5 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, इसलिए उनकी सीट, राय की सीट, बीजेपी ने कृष्णा गहलावत को दे दी है। नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बनवारी लाल और सीमा त्रिखा को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है। लाडवा सीट से 2019 के चुनाव में लड़ने वाले पवन सैनी को इस बार नारायणगढ़ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इस बार लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी उम्मीदवार हैं। जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है, जबकि एलनाबाद सीट से अजय सिंह चौटाला के खिलाफ अमित चंद मेहता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इस बार जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा दूसरी लिस्ट में 1 सैनी, 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 3 जाट, 1 रोर, 1 बैरागी, 1 जाट सिख, 3 पंजाबी, 1 यादव और 3 जाटवों को टिकट दिया गया है। विनेश फोगाट के मुकाबले में जुलाना सीट से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। योगेश बैरागी एयर इंडिया में पायलट की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो हरियाणा बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने आज अपने इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी। उन्होंने अपने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए निकली। विनेश के ताऊ और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने विनेश के चुनाव लड़ने के फैसले पर नाखुशी जताई है। महावीर फोगाट ने कहा कि वो चाहते थे कि विनेश अगले ओलंपिक की तैयारी करती, देश के लिए गोल्ड मेडल लाती तो बेहतर होता। मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी 2028 ओलंपिक और लड़े, और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज़ का दुख है, विनेश जो राजनीतिक में आएगी,
लेकिन 2028 के चुनाव के बाद 28 ओलंपिक के बाद में उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। कोई भी विचार नहीं था इसका पहले। अब चुनाव लड़ने का किसी ने बजरंग का था, नहीं इसका था ना। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका कोई चुनाव लड़ने का। जब विनेश से ताऊ महावीर फोगाट के बयान के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ा सा नाराज दिखी। विनेश ने कहा उन्होंने जो फैसला लिया वो हालात को देखकर लिया और अब पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगी। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप नहीं चाह के भी कुछ काम करना पड़ता है आपको। मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है और मेरे अपने लोग समझते हैं इस चीज को। बस जो भी फैसला लिया है मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से लिया है। ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, बड़ों ने मुझे बुलाया है, तभी मैं इनके बीच में आई हूँ। हालांकि महावीर फोगाट पहले भी विनेश के राजनीति में आने पर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विनेश ने सियासत के अखाड़े में उतरने का फैसला किया। वो चुनाव लड़ रही हैं, उनका हक है और उनके इस फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लाडवा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। नायब सिंह के नॉमिनेशन में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल समेत हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। पर्चा भरने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडवा की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया और लगातार तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। सैनी ने कहा कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। मोदी के रैली के बाद हरियाणा में बीजेपी की लहर दिखाई देगी। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस हार मान चुकी है, कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इस चक्कर में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से कतरा रही है। कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। हमने तो 67 सीटें घोषित करने के बाद स्थिति बनी है, वो तो 67 घोषित कर ही नहीं सके, और बल्कि उन्होंने जो पहले घोषित की है, जो उनके सिटिंग एटिंग का फार्मूला ये अपना करके और अपने लोगों को मुंह बंद करने का काम किया है। जो असल वास्तव में जो सीटें जिसमें उनके झंझावात पड़े हुए हैं, मुझे तो आज यही पता लगा है कि शैलजा जो है शायद शाम तक कुछ गुल खिला दे। मनोहर लाल खट्टर को जवाब दिया कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा अगर बीजेपी जीत रही होती तो हर वक्त उसके नेताओं की जुबान पर कांग्रेस का नाम नहीं होता। हरियाणा में बदलाव का माहौल है, ये बात बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। अपने 10 साल के बाद कार्यकाल के बाद भी हर सेंटेंस में अगर उनको हुड्डा साहब का हमारा नाम लेना पड़ रहा है, यानी कुछ किया ही नहीं। हम तो आज भी अपने कामों के आधार पे लोगों को कहते हैं 10 साल में जो काम हुआ उसके सारे वो। तो आज भाजपा के नेताओं की आलम है कि वो हुड्डा साहब और मेरे नाम के बिना अपना उनकी सेंटेंस ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो कुछ काम इससे पता चलता काम ही नहीं किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया कि वो हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा के में 9 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में असली मुकाबला तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, बीजेपी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। 90 की लिस्ट आएगा, 90 नॉमिनेशन फाइल करेंगे आम आदमी पार्टी की पूरी, क्योंकि एक एक सीट पे कई नाम है तो वो थोड़ा सा स्क्रूटनी और बाकी चीजें चल रही है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो लिस्ट जारी की है, कोर अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी की है, तो जो भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे अन्य किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर अच्छे व्यक्ति दूसरी पार्टी से भी आएंगे और हमारे पास जगह होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो मैदान से आउट है। अब ये चुनाव मुझे लगता है सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के अंदर होगा। हरियाणा में इस बार इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा। पिछले चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। चौटाला की आईएनएलडी टूट चुकी थी। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया था।
लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला के अलावा केजरीवाल की पार्टी भी मैदान में होगी और यह कांग्रेस के लिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को अब तक लग रहा था कि इस बार हरियाणा में माहौल उसके अनुकूल है, उसकी जीत पक्की है। चुनावी घमासान जम्मू कश्मीर में भी छिड़ा हुआ है। आज दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद को कश्मीर में चुनाव प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी वैली की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महबूबा मुफ्ती बार बार दावा कर रही है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आज महबूबा मुफ्ती पुलवामा में थी। पीडीपी कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने एक रैली की। रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे और रैली के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट किसी ने किया है तो वो पीडीपी ने किया है। पीडीपी ही जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है। इसीलिए चुनाव में कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बीजेपी को इंजीनियर रशीद जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, नौजवानों को डराया जा रहा है, आतंकवाद के झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं। इस मामले में उमर अब्दुल्ला की राय भी बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जैसी है। उमर ने भी अपनी रैलियों में आज कहा कि कश्मीर को लेकर बीजेपी के नेता झूठे दावे कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कश्मीर में पहले के मुकाबले खौफ बढ़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने एक ऐसी बात कह दी जिससे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेताओं के दावों की हवा निकल गई। शिंदे ने दिल्ली में अपनी बुक के लॉन्च के मौके पर कहा, जब वो देश के होम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्हें श्रीनगर के लाल चौक पर जाने में डर लगता था। जिस वक्त सुशील कुमार शिंदे ये बात कह रहे थे उस वक्त मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। शिंदे ने कहा, जब वो होम मिनिस्टर थे तब विजय धर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो लाल चौक पर जाएं, लोगों से बात करें, उनका दर्द समझने की कोशिश करें। उन्होंने ये सब किया भी, इसकी खूब तारीफ भी हुई, पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन वो लोगों को कैसे बताते कि लाल चौक में घूमते वक्त उन्हें अंदर ही अंदर कितना डर लगता था। विजय भाई जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के माहौल में कितना बदलाव आया है, ये बताने के लिए सुशील कुमार शिंदे के बयान से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जिस लाल चौक पर जाने में मुल्क के होम मिनिस्टर को डर लगता हो, अब उसी लाल चौक पर कांग्रेस के नेता तिरंगा फहराते हैं, रैली करते हैं। 2014 तक श्रीनगर में 10% वोटिंग हो जाए तो बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 44% तक वोटिंग हुई। इसलिए बदलाव तो साफ दिखाई देता है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने चुनाव के वक्त दिल की बात कहकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि अब कैंपेन के दौरान बीजेपी के नेता बार बार शिंदे के इस बयान का जिक्र करेंगे। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की ऑडी कार से एक्सीडेंट का केस अब सियासी मुद्दा बन गया है। नागपुर में 8 सितंबर की रात एक कार ने एक 2 व्हीलर को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में पता चला यह गाड़ी बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की थी और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी में वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में
संकेत का नाम नहीं डाला था। आरोप लगाया गया कि संकेत अपने दोस्तों के साथ बार में गया था। बार से निकलकर इन लोगों ने शराब नशे में गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया और हादसे के बाद संकेत वहां से भाग गया। पुलिस ने रोहित चिंतम्बार और गाड़ी चला रहे अर्जुन जितेंद्र हावरे को गिरफ्तार किया। अब इसी बात को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि गाड़ी तो संकेत बावनकुले चला रहा था, उसको बचाने के लिए हादसे के बाद ड्राइवर की अदला बदली की गई। गाड़ी की नंबर प्लेट को भी छुपाने की कोशिश की गई ताकि संकेत को बचाया जा सके। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आम और खास के लिए अलग अलग कानून है। बेटा किसका है, किस पार्टी का है या कौन है, उससे हमें मतलब नहीं। क्या इस राज्य में कानून दो है? ये बड़े बाप के बेटे नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है, तो बताना चाहिए वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की। हालांकि इस घटना के बाद चंद्रशेखर बावनकुले मीडिया के सामने आए। उन्होंने माना गाड़ी उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। बावनकुले ने कहा इस केस में पुलिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करे, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज देने का सवाल ही नहीं उठता। जो दोषी होगा उस पर मामला दर्ज हो, कार्रवाई की जाएगी। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे। ऑडी कार मेरे बेटे संकेत के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को बिना किसी पक्षपात के दुर्घटना की गहन और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं की है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा न तो सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ है और न इस मामले में किसी को बचाया जा रहा है। नागपुर के डीसीपी राहुल मदने ने कहा यह एक्सीडेंट का केस है। गाड़ी में मौजूद लोगों ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, बाद में उसे बेल मिल गई। राहुल मदने ने कहा कि संकेत बावनकुले घटना के वक्त कार में मौजूद था। यह बात क्लियर हो गई है, इसलिए उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कौन कौन था गाड़ी में? उसमें 3 लोग थे, जो अर्जुन हावरे करके एक था, संकेत बावनकुले थे और रोनित चित्तमवारे, 3 लोग गाड़ी में थे। अर्जुन गाड़ी चला रहा था। संकेत बावनकुले का नाम सामने नहीं आ रहा था, तो आज अचानक कैसे नाम आ गया? उसमें हमने कल से इन्वेस्टिगेशन चालू था, वो कहाँ है, लोकेशन कहाँ है उसका, उसके बारे में जो दो लोगों को हमने इंक्वायरी के लिए पूछा था, तो उसके इंक्वायरी में उन्होंने मान लिया कि संकेत उसमें था। संकेत को भी हमने इंक्वायरी लिए बुलाया था, वो भी एग्री किया कि मैं गाड़ी में था करके। ये तो एक्सीडेंट का ऑफेंस है, उसमें कोई सीरियस इंजूर नहीं है और जो कायदेशीर प्रोसेस है वो पुलिस कर रही है। अर्जुन और रोनित का मेडिकल हुआ है। प्राइमरी जो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने दारू का सेवन किया था। 13-14 घंटे के बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि संकेत भी था, तो उसको भी इंक्वायरी के लिए हमने बुलाया। संकेत बावनकुले जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका मालिक है, उसके नाम में गाड़ी रजिस्टर्ड है। गाड़ी में मौजूद लोगों ने शराब पी रखी थी। शुरू में संकेत बावनकुले के नाम पर एफआईआर में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आया था, इसलिए लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बावनकुले बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि इस मामले में पुलिस के ऊपर प्रेशर होगा। मुझे लगता है कि अब पुलिस का एक्शन लोगों के शक को दूर करेगा, इसलिए पुलिस को जल्दी से जांच पूरी करके अपराधियों को सजा दिलवानी चाहिए। यूपी के रामपुर से आज एक बार फिर ऐसी खबर आई जिससे अखिलेश यादव को एक बार फिर एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ सकती है। रामपुर में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके उसका रेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की की किडनैपिंग और रेप के केस में रामपुर पुलिस को जिस शख्स साजिद पाशा की तलाश है, वो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का करीबी है। साजिद पाशा का रामपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल है। रामपुर में 11वीं क्लास की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि साजिद पाशा उसे कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाने का वादा करके घर से बुलाया
और फिर उसे किडनैप कर लिया। लड़की ने बताया कि साजिद पाशा उसे किडनैप करके रामपुर से उत्तराखंड के हल्द्वानी, रुद्रपुर और फिर रामनगर ले गया। 5 दिन तक उसके साथ रेप किया और डराया धमकाया, लेकिन लड़की ने किसी तरह मौका पाकर अपने घर वालों को फोन कर दिया, अपनी लोकेशन घर वालों को दे दी। लड़की के परिवार वाले पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने लड़की को बरामद किया और मौके से मुदस्सिर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हालांकि साजिद पाशा अभी तक फरार है। हमारे संवाददाता शोएब रजा को इस लड़की ने बताया कि साजिद ने पहले उसे किडनैप किया, फिर उसके साथ गलत काम किया और कई बार पिस्टल दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मुझे साजिद ने बुलाया था, बोला था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें यूपीएससी की कोचिंग करवाऊंगा। फिर उसने मुझे बुलाया सवार, वहाँ से फिर उसने मुझे अपनी कार में बैठाया। वहाँ से बोला मेरे से कि आगे से और भी लड़कियाँ बैठेंगी। फिर उसने मुझे कार में बैठा लिया और मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे जाके कोई लड़की वगैरह कोई नहीं बैठी। आगे जाके वो मुझे रामनगर ले गया। उस टाइम कोई नहीं आया था, सिर्फ मुदस्सर आया था। रामनगर के बाद इसने मुझे हल्द्वानी लेकर आया, रुद्रपुर लेकर आया। उसके बाद इसने मुझे मुदस्सर को दिया कि इसको बरेली साइड ले जाओ। तो जब वो मुझे बरेली लेके जा रहा था, जब वो रास्ते में वॉशरूम के लिए नीचे उतरा, तो मैंने उससे अपना फ़ोन छीना और अपने पापा को कॉल की। मेरे साथ बहुत गलत किया है, शारीरिक संबंध भी बनाए हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे पिस्टल दिखाता था और पुलिस की फेक आईडीज़ दिखाता था। उससे मुझे बोलता था कि अगर तुम कुछ भी करोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये पुलिस वाले सब मेरे जान पहचान में रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने साजिद पाशा और मुदस्सिर समेत कुल 4 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। साजिद पाशा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और उसके हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। रामपुर के एसपी विद्यासागर मिश्रा ने कहा, यह गंभीर मामला है, पीड़ित लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है, वो डरी हुई है। एसपी ने कहा, पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन साजिद पाशा और उसके 2 साथी अभी तक फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और उम्मीद है कि सभी अपराधी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपहृता के माननीय न्यायालय में बयान और मेडिकल से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम साजिद है, और साजिद वहीं स्थानीय व्यक्ति है जिसका एक नर्सिंग होम भी है। इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें लगातार दबिश दे रही है और विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। ये चिंता में डालने वाला कोइंसिडेंस है कि पहले अयोध्या में, फिर कन्नौज में और अब रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर रेप के इल्जाम लगे हैं। उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो अखिलेश यादव ने पहले तो डीएनए जांच की मांग की थी। कन्नौज में नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, अपराध साबित हो गया। अब रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फिर से रेप के इल्जाम में फंसे। लड़की ने अपनी आपबीती खुद कैमरे पर बताई, इसलिए यह रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को परेशान कर सकती है। आज समाजवादी पार्टी के एक और सांसद के बेटे के कारनामे की तस्वीरें भी सामने आई। महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे पर गुंडागर्दी और वसूली करने का वीडियो सामने आया। मामला महोबा के पनवाड़ी थाने का है। यहां समाजवादी पार्टी के सांसद अजयेंद्र सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह पर रेत की खदानों में माइनिंग करने वालों से वसूली का आरोप लगा। 2 दिन पहले मानवेंद्र ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रेल से लदे कुछ ट्रकों को रोक लिया, उनसे गुंडा टैक्स जमा करने को कहा। जब ट्रक ड्राइवर्स ने कागजात दिखाए तो सांसद के बेटे ने अपनी गाड़ियां रोड पर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। 4 घंटे तक सड़क जाम रही। सांसद के बेटे का कहना था कि यहां से ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं, जिसकी वजह से सड़कें खराब हो रही हैं और वो गांव वालों की शिकायत पर वहां पहुंचे थे। जबकि शटरिंग ठेकेदार कृष्णकांत पाठक ने आरोप लगाया कि सांसद के बेटे जबरन वसूली करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रकों को रोका और गाली गलौज की। कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, पुलिस को खबर दे दी। लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनीष पांडे पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सांसद के बेटे मानवेंद्र सिंह से
सड़क से अपनी गाड़ी हटाने को कहा, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने उल्टा पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। कहा उन्होंने गांव वालों की शिकायत नहीं सुनी, जनता ने शिकायत की इसलिए उन्हें आना पड़ा। इस पर एसएचओ ने कहा कुछ भी हो लेकिन वो सड़क जाम नहीं करने देंगे। इस पर बात बढ़ गई। जाम नहीं लगा पाएंगे। कहाँ लगाए? आप 4 घंटे से पूरे रास्ते को रोक रखे हुए हैं यहाँ पे। अरे सब रोके। अभी 4 गाड़ियाँ हमारे सामने आपकी अभी निकली है ना। अभी जब कोई निकालेगा नहीं, आपके 2 कांस्टेबल आए थे, हमने बार बार उनके सामने कहा कि जो गाड़ियों निकलवाओ। अखिलेश यादव की मुश्किल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता वक्त के साथ बदले नहीं हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यूपी में माहौल बदल गया है, पुलिस बदल गई है, अब सरकार भी समाजवादी पार्टी की नहीं है और अब हर हाथ में कैमरा है, हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड होती है और फिर इसी तरह की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट की वजह बनती हैं। वसूली का वीडियो है, समाजवादी पार्टी के सांसद का बेटा है, रोड जाम करके वसूली कर रहा है। अब अखिलेश यादव कैसे कहेंगे कि उनकी पार्टी के नेताओं को पुलिस जानबूझकर परेशान करती है। यूपी के बहराइच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 10 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को सुबह सुबह करीब 5 बजे बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगलों से पकड़ा। बहराइच के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अजीत सिंह ने बताया कि एक दिन पहले ही नाथूपुरवा गांव में भेड़िया एक बकरी पर हमला करके भाग गया था। चूंकि बारिश हुई थी, जमीन गीली थी, भेड़िए के फुटमार्क जमीन पर साफ साफ नजर आ रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने भेड़िए के फुटमार्क्स को फॉलो किया और भेड़िए की लोकेशन तक पहुंच गए। फिर इस इलाके में चारों तरफ जाल लगाया गया। रात को 1:30 बजे के करीब थर्मल ड्रोन कैमरे में ये भेड़िया नजर भी आया, लेकिन वन विभाग की टीम ने उस वक्त कुछ नहीं किया। पूरी टीम रात भर वहीं रुकी, इंतजार किया और जैसी सुबह हुई भेड़िए ने वहां से भागने की कोशिश की, वो जाल में फंस गया और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। सेंट्रल जोन की चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर रेणु सिंह ने कहा कि 6 भेड़िए में से 5 पकड़े जा चुके हैं, 6ठा भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब इस भेड़िए को गोरखपुर के जू में भेजा जाएगा। जी, कल शाम को हम लोग को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुरा गांव में इस भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को उठाया है। उसके बाद फिर हमारी टीम लग गई, उसके पगमार्क्स हम लोगों ने देखे, उसको ट्रेस किया। रात में हम लोगों ने ड्रोन से भी इसको ट्रेस कर लिया था, उसकी लोकेशन ले ली थी प्रॉपर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए आगे और ऑपरेशन नहीं कर पाए थे हम लोग, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया और उस एनिमल को, उस वुल्फ को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। पहले हमने 4 पकड़े, उसके बाद 2 दिखने लगे, 2 में से 1 हमने पकड़ लिया, 1 और बाकी रहता है। उसको भी रेस्क्यू करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू कर लें। बहराइच के लोगों के लिए राहत की बात है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात आपने सुनी। भेड़ियों के झुंड में 6 भेड़िए हैं, 5 पकड़े जा चुके हैं, 1 अभी भी इस इलाके में है और चूंकि वो अकेला है, झुंड से अलग हो गया है, इसलिए ज्यादा हिंसक हो सकता है। इसलिए बहराइच के लोगों को फिलहाल ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी।